अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सैयद सज्जाद अहमद और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास के आगाज़ में पढ़ा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बेसिकली बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। नंबर 1 इज़ बायोस and number 2 is logos, which means bios means the life and logos means reasoning, thinking, study, thought. So basically this is the study of life. तो जो बायोलॉजी एक वसी टर्म है और इसके अंडर अगर हम स्टडी करने पे आए तो दुनिया के अंदर पाए जाने वाला हर ऑर्गेनिज्म जो कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, बल्कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक आप कह लें या आप कह लें कि एक्यूरेट फिगर भी आप देख लीजिए, करीब करीब बनेगा। वो ये है कि दुनिया के अंदर बायोलॉजी के लिए जब हम पढ़ते हैं तो दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, इस दुनिया के अंदर टोटल पाई जाने वाली स्पीशीज में से, जो टोटल स्पीशीज पाई जाती हैं, एनिमल स्पीशीज की तादाद आपके पास बनती है 1.5 मिलियन, विच इज एक्चुअली 15 लाख अकसाम के जानवर इस दुनिया में पाए जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें प्लांट्स की तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं 0.5 मिलियन, यानी 5 लाख अकसाम के प्लांट्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स की तादाद, इस दुनिया में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स की तादाद 20,000 स्पीशीज से ज्यादा है, यानी 20,000 से जायद अकसाम के कीड़े मकोड़े, 5 लाख अकसाम के प्लांट्स और 15 लाख टाइप्स ऑफ और स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर एनिमल्स आर प्रेजेंट इन दिस अर्थ। तो इतना कुछ मौजूद है इस दुनिया के अंदर। हम अगर इसको एक किताब की सूरत में, एक ही बुक की सूरत में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये उस कम्प्लेक्स हंडिया की तरह हो जाएगा कि आप बाजार जाते हैं, सब्जी लाते हैं, गोश्त लाते हैं, चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, ड्रिंक्स लाते हैं और इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके एक ही बर्तन में बना के कहते हैं किसी शख्स को कि खाओ। अब वो खाने की कोशिश तो करेगा लेकिन कैसे खाएगा? अगर उसे पूछा जाए भैया क्या खा रहे हो तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये सब्जी है। कौन सी सब्जी है ये नहीं बता पाएगा कि ये गोश्त है। कौन सा गोश्त है? अदर दिस इज चिकन, मीट, फिश और या मटन, क्या कुछ है इसके अंदर शामिल। तो जिस तरह ना वो इस बात को समझ पाएगा और अगर 2 नवाले लगा भी ले तो उसको हजम नहीं कर पाएगा। अगर बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट की सूरत में पढ़ा जाता तो बायोलॉजी ना तो समझ में आती और ना ही याद रहती। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। अगर हम अपने लेक्चर की जानिब आए, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। सवाल हमारे पास ये बना, लाइफ क्या है? जो बायोलॉजिस्ट के नजदीक सवालात बनते हैं उनमें से पहला सवाल यह हुआ कि व्हाट इज लाइफ? जिंदगी है क्या? दूसरा क्वेश्चन जो बायोलॉजिस्ट के नजदीक आया वो क्या था? व्हाई देयर शुड बी लाइफ? जिंदगी का होना क्यों जरूरी है? तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऊपर फिलोसोफर्स सदियों से फलसफे देते चले आ रहे हैं, फलसफे झाड़ते चले आ रहे हैं, जिसके ऊपर थियोलॉजियंस बात करते चले आ रहे हैं और बायोलॉजिस्ट इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। देयर इज अ कंट्रास्ट, देयर इज अ बिग कंट्रास्ट बिटवीन ऑल द थियोलॉजियंस एंड बायोलॉजिस्ट। लेकिन हमारा काम इससे हटकर कुछ ही है कि हम बेसिक बायोलॉजी के जानिब हैं। अब अगर हम लाइफ की बात करें, लाइफ इज कंसर्न विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्वेश्चन तो यह बना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिंदा जानदार से क्या मुराद है? तो बायोलॉजिस्ट के नजदीक जो जिंदा जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हकीकत में वो क्या है? दीज आर द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक सेट बनता है, लिविंग एंटाइटीज होती हैं। अब अगर आपके ज़हन में सवाल आए कि लिविंग जानदार किसे कहेंगे, ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, तो आप कहते हैं जिसके अंदर ये खसूसियात पाई जाएं वो जानदार होता है। कौन कौन सी खसूसियात पाई जा सकती हैं? मिसाल के तौर पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर एक खसूसियत ये होती है कि वो सेल्स का बना होता है। फिर से रिकॉल करें अपनी 9th क्लास को तो आपको याद आएगा कि जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में एक बात कही थी कि कोई भी चीज तब तक जानदार कहलाए जाने की हकदार नहीं होती जब तक वो सेल पर मुश्तमिल ना हो। None of the things is called to be as living organism until that is not made up of लिविंग सेल्स।
तो जब तक वो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है, कंसिस्ट नहीं करेगी सेल्स पर, तब तक आप उसे जानदार नहीं बोल सकते। तो पहली बात तो आपके हमारे नजदीक ये आ गई कि जानदार के होने के लिए सेल का होना जरूरी है। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था होमिनस सेलुला ई सेलुला, मतलब इसका ये था कि एवरी सेल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहां पर एक हमारे पास ये बात आ गई। तो एक बात क्या हुई कि तमाम जानदार सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरी बात उसके अंदर ये आ जाती है कि तमाम जानदार, वो सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया हो या कोई हायर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एलिफेंट हो, ह्यूमन बीइंग हो, कैमल हो, कुछ भी हो, तमाम जानदार मुश्तमिल होते हैं किस चीज पर? तमाम जानदार इस्तेमाल करते हैं बल्कि एनर्जी को, वो एनर्जी को गेन भी करते हैं और एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं। आपको पता है लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो जो एनर्जी की एक हायरार्की बनती चली आ रही थी कि सन से हासिल हुई, आगे चलते 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 आगे तक पहुंची, तो ये क्या था? ये इसके लिए पहली शर्त थी कि एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस एनर्जी को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। फिर आपके पास ये आ गया कि ये तमाम जानदार जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। तीसरी बात हमारे पास जो आई वो क्या थी कि तमाम जानदारों में जेनेटिक मटेरियल होता है। आपको पता है जेनेटिक्स इज द नेम ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात की मुंतकिली को, आपकी अटैच्ड ईयर लोब है, आपकी डिटैच्ड ईयर लोब है, आपकी आइज का कलर या तो ब्लू है या ब्राउन है या ब्लैक है या रेड आ जाता है, कुछ भी, या ग्रीन कलर हो जाए तो आइज के कलर्स आ जाते हैं। आपके हेयर या तो कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे या ब्राउन होंगे या रेड होंगे या ब्लैक होंगे। तो ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके वालिदैन से मुंतकिल होती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक निशानी ये हुई कि ये तमाम जानदार अपने वालिदैन से खसूसियात लेते हैं, दे एक्वायर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड देन सेंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करते हैं और नस्लों तक ये सिलसिला चलता है। फिर एक और बात, तमाम जानदारों के अंदर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी तमाम जानदारों के अंदर एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसे हम नाम देते हैं एवोल्यूशन। इसके लिए एक और टर्म जो भी तो आप नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं, वो ये टर्म है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन के टर्म इस्तेमाल होती है, तमाम जानदार अडॉप्ट करते हैं वो अपने माहौल को। ये एक और इसकी निशानी भी आ जाती है कि ये तमाम जानदार अपने माहौल के साथ जब वो रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ, अब अगर इसकी मैं मिसाल आपको उससे पहले देता चलूं तो वो ये होगी कि एक शख्स जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो जब बाहर जाता है तो कुछ अरसा तो किसी भी सर्द मुल्क के या किसी भी गर्म मुल्क के उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाता। कुछ अरसा गुजरता है, आहिस्ता 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 वही शख्स 2 साल के बाद पाकिस्तान आता है एंड वी से यार पहले भी यहां पर रह के गया है, इसको पहले यहां पर कोई मसला नहीं होता था, आज ही 8 साल बाद वापस आ रहा है, 2 साल बाद वापस आ रहा है, 6 साल बाद वापस आ रहा है, तो आज इसके लिए ये तमाम चीजें मुश्किल क्यों हैं? इनफैक्ट ये होता है उसके लिए मुश्किल इसलिए है कि वो अडॉप्ट कर चुका था। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं बाय रिस्पॉन्डिंग इट, क्योंकि रिस्पॉन्स देना जरूरी है। वो रिस्पॉन्स देंगे एनवायरनमेंट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए उस इन्वायरमेंट की जितनी भी चीजें हैं, जो क्लाइमेट है, उसको रिस्पॉन्स ना दे पाए तो वो ऑर्गेनिज्म उस क्लाइमेट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। तो बेटा ये तमाम चीज़ें वो थी जो आपकी बेसिक्स के अंदर आ जाती हैं, बेसिक बायोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। हमने फिर एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, अगर आप 9th क्लास की बायोलॉजी को स्टडी करेंगे तो आपको याद पड़ेगा कि 9th क्लास में आपने ढेर सारी ब्रांचेस पढ़ी थी। उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी थी, हिस्टोलॉजी थी, मॉर्फोलॉजी थी, जेनेटिक्स थी, एम्ब्रियोलॉजी थी, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, नंबर ऑफ ब्रांचेस आपने वो बार बार पढ़ी उस क्लास के अंदर। तो वो उनसे तो आप फेमिलियर हैं। चंद एक और बात है, चूंकि हम 9th क्लास से फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, लिहाजा कुछ ब्रांचेस आप रिपीट करके पढ़ेंगे लेकिन उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर चंद ब्रांचेस और जिनको हमने दोबारा से डिस्कस करना है, बल्कि हमने पहली दफा ही डिस्कस करना है, उनमें से हम पहली ब्रांच का जिक्र करने जा रहे हैं। कंसंट्रेट करें। पहली ब्रांच का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ब्रांचेस की अगर बात की जाए तो पहली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? अगर आप नाम के ऊपर गौर करते हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो नाम बता रहा है कि मॉलिक्यूल क्या था?
मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बनता है एलिमेंट से, मॉलिक्यूल बनता है। आपने बायोमॉलिक्यूल्स के मतलब पढ़ा, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन्हीं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ज़हन में रख के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनेलिज, सेल एट द ऑर्गेनिजम्स मॉलिक्यूलर लेवल। एक जानदार है, चाहे वो लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर एक कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, वो एक मुकम्मल इंडिविजुअल है, वो किसी कम्प्लेक्स पॉपुलेशन, किसी कम्प्लेक्स कम्युनिटी और अर्थ के बायोस्फीयर पे रह रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि सजाद अहमद के अंदर हार्ट पाया जाता है, सजाद अहमद के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, सजाद अहमद के अंदर किडनी। हम इस तरह डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम सजाद अहमद के मॉलिक्यूल्स तक जाएंगे। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर क्या चीजें पाई जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कांट क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास पहली चीज आ गई। दूसरे नंबर पे आपके पास कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? वाटर है, ग्लूकोज है, ये इजीली सेमी परमिएबल को क्रॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। सो द माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, its cells, its organelles at its molecular level। दूसरी डेफिनेशन मेरे बच्चों जो आपके पास आएगी वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये भी नाम से जाहिर हो रही है, और आप चूंकि लाइक स्टूडेंट्स होते हैं तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डील्स विद द एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। हाँ, शायद ये बायोलॉजी की अकेली ब्रांच है जिसके अंदर आप एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के आसपास जितने एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी डिस्कस होंगे, जितने बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो भी डिस्कस होंगे। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या कहती है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। वो अपने इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ किस तरह कोरिलेट करता है, किस तरह डील करता है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर देखें तो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जो है वो इनहेल होती जा रही है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, हमारा वास्ता रोज की बुनियाद पर वास्ता ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ पड़ता है। अब प्लांट्स को बतौर सब्जी बनाकर खाते भी हैं, आप इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, वाइड ब्रांच आ जाएगी। तो इसी तरह आपके पास आप जानवरों का गोश्त खाते भी हैं, उनका दूध पीते भी हैं, और उसके अलावा इसे बार बर्दारी के लिए जो वजन खींचने वाला काम है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी, इसके अलावा अगर हम जनरली देखें तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये बनेगा, इन्वायरमेंट के अंदर जो कुछ है मेरे आसपास, वो हवा है, वो रोशनी है, वो पानी है, वो मिट्टी है, या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेरे आसपास, कीड़े मकोड़ों से लेकर हवा में उड़ने वाले परिंदों तक, तमाम चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आगे आपके पास बेटा नेक्स्ट ब्रांच आपके पास बनती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की आपने डेफिनेशन फिर 9th क्लास में पढ़ी थी। माइक्रोबायोलॉजी क्या कहती है? माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। उनके अंदर वायरसेस हैं, उनके अंदर बैक्टीरियाज हैं, उनके अंदर वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, व्रियॉन्स हैं, एल्जी है, फंजाई है, ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोबायोलॉजी के अंडर डिस्कस किया जाता है। फिर आपके पास बेटा आ जाएगी नेक्स्ट वन, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या होगा? फ्रेश वाटर, आपको इल्म होगा कि फ्रेश वाटर क्या होता है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, हॉट स्प्रिंग्स आते हैं, यानी चश्माजात, नदियां, नाले, चश्मे, दरिया, ये सारे ताज़ा पानी के चश्मे कहलाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी डील्स विद, इट डजंट डील्स विद द फ्रेश वाटर, इट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। उसके अंदर चंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और चंद दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी आपके पास आ जाते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के बाद नेक्स्ट वन जो आपके पास चीज आती है वो है मेराइन बायोलॉजी। मेराइन बायोलॉजी क्या है? मेराइन, सीज एंड ओशंस, जो आपके पास समंदर आते हैं। मेराइन बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं समंदर के अंदर पाए जाने वाले तमाम जानवरों को, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स,
उनकी बॉडी की नेचर, मतलब बायोलॉजी के अंदर अब जनरली हम पीछे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेकर मेराइन तक आ जाएं तो आपके पास फिजिकल और जो है केमिकल है वो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर मेराइन में क्या आ जाएगा, जितने भी सीज और ओशंस के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो आप मेराइन बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। मेराइन बायोलॉजी के बाद नेक्स्ट ब्रांच जो आपके पास आ जाती है उसे हम नाम देते हैं पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं? Parasites are the organisms which obtain their food from their living hosts. जिंदा जानदारों से, मच्छर ने काटा, आपको पता है मच्छर काटता है, जोंक है, लिचेस ये हैं, इसी तरह लाइसिस, जुएं, तो ये तमाम चीजें पैरासाइट्स के तौर पर, ये आपको मारते नहीं है, मच्छर की वजह से आप मरते नहीं हैं। हाँ, मच्छर के अंदर मौजूद डेंगू की वजह से कोई मर जाए तो अलग बात, मच्छर के अंदर मौजूद प्लाज्मोडियम की वजह से मर जाए तो अलग बात, लेकिन मच्छर आपको डायरेक्टली किल नहीं करता, बल्कि ये होगा कि जो मच्छर है या जितने भी पैरासाइट्स आते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जरूर हैं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नुकसान पहुंचाने का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि वो उसे मार दे। सुन लो, ये आपके पास पैरासाइट्स, हाँ अलबत्ता चंद पैरासाइट्स जैसे सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स, आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, ये प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने होस्ट को मार देते हैं और मारकर उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इसी तरह बेटा, तो पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स दोज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देयर लिविंग होस्ट्स। जिंदा जानदारों से अपनी खुराक को वो हासिल कर रहे होंगे, तो ये आपके पास पैरासाइटोलॉजी आ जाएगी। पैरासाइटोलॉजी के अंडर आपने वो तमाम ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेने हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया। आगे आपके पास बेटा आएगा ह्यूमन बायोलॉजी। नाम से जाहिर हो रहा है ह्यूमन बायोलॉजी में क्या आएगा? इंसान, खुद इंसान आ गया। इंसान खुद एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। मैं कहता होता हूं कि बायोलॉजी पूरी एक साइड पर और ह्यूमन बायोलॉजी एक साइड पर आ जाती है। ह्यूमन बायोलॉजी का आपने डिस्कस करना है तो आपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी डिस्कस करना है और आपने नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी डिस्कस करना है। अच्छा, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर जो चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं वो ये हैं कि जेनेटिक्स क्या है इंसान की, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से अपनी ऑफस्प्रिंग के अंदर भेज रहा है, इसका भी एनर्जी लेने और देने का तरीका क्या है, इसकी बॉडी नेचर क्या है, इसके अंदर किस किस्म का ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है, और इसके अलावा इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हो सकती हैं, किस किस्म की अडॉप्टेशंस को ये अडॉप्ट कर सकता है, ये अपने माहौल को रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो ये तमाम चीजें आप ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पे आपके पास आती है सोशल बायोलॉजी, दैट डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर क्या है? मैं इस मुआशरे के अंदर रहता हूं, इस सोसाइटी के अंदर, आई यूज्ड टू लिव इन दिस सोसाइटी, तो मैं जब इस मुआशरे के अंदर रह रहा हूं तो मेरा इस मुआशरे के दूसरे जानदारों के साथ क्या ताल्लुक है? द सोशल बिहेवियर विच मेक सोसाइटीज, मेरा इस मुआशरे में पाए जाने वाले जानवरों के साथ क्या ताल्लुक है। चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम वो सोशियोलॉजी वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे कि जिसके अंदर हम इंसानों का इंसानों के साथ ताल्लुक सिर्फ पढ़ें। हाँ, इसके अंदर वो भी हम पढ़ेंगे। सोशल बिहेवियर, हमारा मुआशरा किस तरह से बनता है, यहाँ पर प्रेडेशन कितनी हो रही है, यहाँ पर पैरासिटिज्म कितनी हो रही है जो वैसे आपके पास आ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का मुताला करना आपके पास सोशल बायोलॉजी कहलाता है। एंड लास्ट वन, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आज के दौर के अंदर सबसे वसी ब्रांच और जिसके अंदर जो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम के साथ काम कर रही है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी इज द नेम ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान के फायदे के लिए, उसकी भलाई के लिए जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करते हुए ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस बनाना जो उसके लिए फायदेमंद साबित हों, बेनिफिशियल साबित हों, उनको हम इस ब्रांच का हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आपके घरों के अंदर आप अपनी फैमिली का हिसाब लगाएं तो हर चौथा, पांचवा या हर 100 में से 2-4 बंदे ऐसे जरूर आपको मिल रहे होते हैं जिनको शुगर की बीमारी है। शुगर वाला बंदा, अब उसको आप अगर और करेंगे, अगर आप अपने आसपास देखने की कोशिश करें तो शुगर वाले बंदे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वो सब्सटेंस था जो कि इंसान की बॉडी खुद प्रिपेयर करती है। इंसुलिन शुगर के लेवल को डाउन करता है। अब एक बंदा है, उसका नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो अब वो क्या करता है, वो इंसुलिन को पैदा करने के लिए बैक्टीरियाज को इस्तेमाल करता है।
साफ ज़ाहिर है वो अकेला नहीं कर रहा, पूरी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम करती हैं। वो क्या करती हैं, बैक्टीरियाज को इस्तेमाल करती हैं और बैक्टीरिया की बॉडी के इनसाइड वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं और ये इंसुलिन फिर इंजेक्ट किया जाता है मेडिसिन की सूरत के अंदर इंसान की बॉडी में, तो फिर इस तरह उसके शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया जिनके कद छोटे रह जाते हैं उनको कद को बढ़ाने के लिए। तो ऑल दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच डील्स विद द मॉलिक्यूलर लेवल, द एनवायरमेंटल बायोलॉजी विच डील्स विद द organisms interaction with their environment, फिर the microbiology which deals with the study of microorganisms with the help of microscope, freshwater biology which deals with the organisms living in the fresh water, their chemical or physical composition and all that, marine biology which deals with the organisms living in the seas and oceans, parasitology which deals with the parasites, human biology which deals with the humans, their organ systems, their interactions, social biology which deals with the social behavior of organisms that make societies, and biotechnology which deals with the production of such substances which are useful for the mankind. So that's all from my side from today. अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपने पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।